हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के सब्जेक्ट का एक चैप्टर जिसका नाम है सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध का अंत, इसको आज की इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सारी बातें आसानी से समझ सकें। तो डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आते हैं कि आखिर वो क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन होता है। तो कुछ उत्तरदायी परिस्थितियां थी, जैसे कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति की सफलता के साथ ही रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, जिसने विश्व में सर्वहारा क्रांति का नारा दिया और पूंजीवाद के समाप्ति की बात कही। अतः जन्म से ही इसे पूंजीवादी राष्ट्रों ने अपना शत्रु माना। इस तरह यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ आरंभ से ही अनेक शत्रुओं से घिर गया। देखो दोस्तों, सर्वहारा क्रांति मतलब जो मजदूर वर्ग की जो क्रांति थी, जो ज़्यादा जो पब्लिक थी किसकी थी, वो आम पब्लिक थी। मतलब अमीर लोग तो नहीं थे ना। सर्वहारा मतलब जो नॉर्मल जो पब्लिक थी, अमीर वर्ग को अगर हम हटा देते हैं, पूंजीपति वर्ग को, तो जो सर्वहारा क्रांति थी उसमें सभी की समानता की बात कही गई थी। तो 1917 में जो ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसने सर्वहारा क्रांति का नारा दिया। इसने कहा कि जो मजदूर वगैरह हैं, जो किसान वगैरह हैं, उन सबको क्रांति कर देनी चाहिए और एक समानता पर आधारित समाज की स्थापना करनी चाहिए। और ये ऐसा कहकर इसने पूंजीवाद को अपना दुश्मन बना लिया। तो जो पूंजीवादी देश थे वो हमेशा से ही साम्यवाद को एक शत्रु के रूप में देखते थे, और यही कारण था कि अमेरिका ने यूएसएसआर के साथ एक लंबे समय तक कोई राजनीतिक संबंध भी नहीं बनाए थे। इसके अलावा स्टालिन के शासनकाल में तानाशाही का कठोर एवं उग्र रूप दिखाई पड़ा, जिसके तहत साम्यवाद विरोधियों का दमन किया गया और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। लोगों के आवागमन एवं समाचार पत्रों एवं लेखकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। इस तरह सोवियत संघ की पहचान जनतंत्र का हनन करने वाले शासन के रूप में हुई। इस शासन प्रणाली ने लोक भावना पर लौह आवरण डाल दिया। इतना ही नहीं, साम्यवादी शासन की स्थापना के समय कहा गया कि सर्वहारा की तानाशाही स्थापित होगी, किंतु व्यवहारिक स्तर पर सर्वहारा पर तानाशाही स्थापित हुई। एक दल और सरकार में बैठे हुए लोगों की तानाशाही स्थापित हुई। सोवियत संघ ने दल और सरकार के बीच कोई अंतर नहीं रह गया। दल और सरकार के बीच कोई अंतर नहीं रह गया, अतः यह दल और शासन प्रणाली जन समर्थन खोने लगा। देखिए दोस्तों, स्टालिन के शासनकाल में जो यूएसएसआर का, सोवियत संघ का जो शासन था वो बहुत ज़्यादा तानाशाही हो गया था। मतलब ज़्यादा पूरी शक्ति स्टालिन के हाथों में थी। वो ये एक प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो ऐसा जो साम्यवाद का जो विचार था उसमें कहा गया था कि सर्वहारा की क्रांति के तहत सर्वहारा का शासन स्थापित किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि तानाशाही शासन स्थापित हुआ। सर्वहारा का शासन मतलब होता है कि लोगों का शासन स्थापित होगा, एक तरह से जो आम पब्लिक है, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर किसान हैं, इनका शासन स्थापित होगा, ये बात कही गई थी। लेकिन देखा क्या गया, देखा यही गया कि तानाशाही शासन स्थापित हुई, वो भी किसकी, जो एक राजनीतिक दल था उसी का तानाशाही शासन स्थापित हुआ। और राजनीतिक दल ही समझ लो सरकार, राजनीतिक दल का महासचिव या जो प्रमुख था वही सरकार का प्रमुख था। तो राजनीतिक दल और सरकार में कोई अंतर नहीं रह गया और एक तानाशाही शासन स्थापित हुआ, और जनता पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए अपने विचारों को सामने रखने पर। स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। जो कई तरह के जो मतलब स्पेशली जो बोलने की स्वतंत्रता होती है, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होती है, जो कि प्रमुख है, उस पर अंकुश लगाया गया। इस तरह जो साम्यवादी सरकार थी वो जन समर्थन खोने लगी, जन समर्थन कम होने लगा, और विश्व में साम्यवाद की जो धारणा बनी वो तानाशाह के रूप में बन गई। स्टालिन के शासनकाल में स्थापित यह कठोर तंत्र साम्यवादी शासन की कमजोरियों को उद्घाटित करने लगा। वस्तुत पूर्वी यूरोपीय देशों में जहां साम्यवादी शासन मौजूद था, वहां पर भी जनता अपने शासन प्रणाली या राज्य की संरचना से संतुष्ट नहीं थी। और जब यूएसएसआर में यानी कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की कठोरता के प्रति विरोध बढ़ने लगा, तो पूर्वी यूरोप के देशों ने भी साम्यवादी शासन के प्रति अविश्वास बढ़ने लगा और जन विद्रोह होने लगा।
पूर्वी जो यूरोपीय देश थे दोस्तों, वो ज़्यादातर साम्यवादी देश ही थे और वो यूएसएसआर के अंडर में थे। जैसे कि यूक्रेन, हम देख सकते हैं ना कि यूक्रेन पर कितना दावा करता है रशिया, या यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर रशिया दावा करता है। तो उसका कारण यही है कि यूएसएसआर का पहले हिस्सा रह चुका है यूक्रेन। हालांकि वो बात अलग है कि अब स्वतंत्र है, ठीक है। बट यहाँ पर जो समझाना है वो ये है कि जो शासन प्रणाली थी उससे जनता संतुष्ट नहीं थी। साम्यवादी जो शासन प्रणाली थी उससे स्पेशली जो पूर्वी यूरोपीय देश थे वहाँ पर सरकार के खिलाफ विद्रोह होने लगा। सरकार के जो कठोर शासन था, साम्यवादी जो शासन था, उसके प्रति लोगों में विरोध पनपने लगा और कई जगह विद्रोह हुए और साम्यवादी शासन हटा दिया गया और कई पूर्वी जो यूरोपीय देश थे वो स्वतंत्र भी हुए। इसके साथ ही यूएसएसआर की आर्थिक कमजोरी भी उसके विघटन का कारण बनी। सैन्य व्यय एवं कमजोर देशों को आर्थिक सहायता देने तथा शीत युद्ध में शक्ति प्रदर्शन के कारण सोवियत संघ की आर्थिक दशा कमजोर हो गई। दरअसल आधारभूत ढांचे के विकास एवं नवीनीकरण के स्थान पर सोवियत धनराशि शीत युद्ध के साधनों पर खर्च की जाने लगी। मतलब एक तरह से आर्थिक दबाव पड़ा। पैसे के मामले में सोवियत संघ काफ़ी कमज़ोर हो गया, उसका सेना पर ज़्यादा खर्च होने लगा। उसने गरीब देशों में, जो छोटे देश थे, उनकी सहायता के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने लगा वो। इस कारण से वो आर्थिक रूप से पैसे के मामले में कमज़ोर हुआ। अतः 1980 तक आते आते इसकी आर्थिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आई। प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन रहित आर्थिक संरचना के कारण उत्पादन में कमी, उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव, मूल्य वृद्धि जैसी समस्याएं बढ़ी। फलतः यानी कि परिणाम स्वरूप जन असंतोष बढ़ने लगा। इसी दौरान गोर्बाचेव ने शासन संभाला और सुधारवादी नीतियों को लागू किया, जिसका परिणाम यूएसएसआर के विघटन के रूप में सामने आया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कई सारे कारणों को देखा, जिसमें से अभी हमने देखा आर्थिक रूप से उसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और फिर काफ़ी दिक्कतें हुई। मतलब जो जनता थी उसमें असंतोष बढ़ने लगा, यूएसएसआर की जनता में असंतोष बढ़ने लगा। फिर गोर्बाचेव नेता के रूप में, वहाँ पे प्रमुख नेता के रूप में सामने आए। उन्होंने कई सारे नीतियाँ लागू की, सुधारवादी कार्यक्रम शुरू किए और उन्होंने जो सुधारवादी कार्यक्रम वगैरह शुरू किए उसका एक बड़ा कारण था सोवियत संघ के विघटन में। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, कई सारे कारणों को अभी हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पर गोर्बाचेव की नीतियों को देख लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने परिस्थितियों को देखा है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, कारण थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन में अपना अपना योगदान दिया है। जैसे कि साम्यवादी जो शासन प्रणाली थी वो तानाशाही शासन प्रणाली बन गई थी और जनता में असंतोष था। इसके अलावा पूर्वी जो क्षेत्र था वहाँ पर, पूर्वी यूरोपीय जो देश थे वहाँ पर भी साम्यवादी सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे थे। जो शासन प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा कठोर थी। इसके अलावा आर्थिक कारण एक प्रमुख कारण था, आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ। और इसी बीच आता है गोर्बाचेव की जो नीतियाँ थी वो। अब हम गोर्बाचेव की नीतियों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो, अगर कम पढ़ाया जाएगा तो आप 12th क्लास तक के स्टूडेंट माने जाओगे, इसीलिए आपको सारी बातें बताई जा रही हैं। तो अब गोर्बाचेव की नीतियों को थोड़ा डिटेल में यहाँ पर आपको समझना है। पहला जो उनका सुधारवादी कार्यक्रम था वो उसको रेनी के रूप में आया था सामने। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए उसको रेनी पर बल दिया। वस्तुतः सोवियत अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा के अभाव एवं निम्न गुणवत्ता की वस्तुओं के निर्माण तथा आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट की प्रकृति से युक्त थी। अतः अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाकर प्रतिस्पर्धा मुक्त वातावरण बनाकर उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार कर जन आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया गया। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जो उसको रेनी है ना, उसको रेनी एक नीति के रूप में लागू की गई थी, जिसमें जो अर्थव्यवस्था थी जो कमज़ोर हो चुकी थी उसको ऊपर उठाना था, ठीक है। जो गिरावट आ गई थी उसको ऊपर उठाना था, सही करना था। और जो लोगों की आवश्यकताएं थी, जो महंगाई वगैरह बढ़ रही थी, उसको कंट्रोल करना था, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। तो गोर्बाचेव ने कई सारी नीतियाँ, सुधारवादी नीतियाँ लाए थे गोर्बाचेव, जिसमें से पहला है उसको रेनी, दूसरा है पेरेस्त्रोइका, वो इसे नॉर्मली पुनर्निर्माण कहा जाता है हिंदी में। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक आर्थिक ढांचे के पुनर्निर्माण की बात की, जिसे पेरेस्त्रोइका के नाम से जाना जाता है। इसके तहत निम्नलिखित बातें शामिल थी। एक है सामाजिक आर्थिक प्रगति लाना, समाज का लोकतांत्रिकरण करना, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना, अर्थात समाज के सभी लोगों को लोकतंत्र में शामिल करना।
समाज की कमियों को उजागर कर मानव की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। अब दूसरी जो नीति लागू की गई थी वो था पेरेस्ट्रोइका, मतलब पुनर्निर्माण। जो आर्थिक सामाजिक रूप से जो कमजोरियां आ रही थी राजनीतिक रूप से स्पेशली, उसमें पुनर्निर्माण करना था, उसमें सुधार करना था। ठीक है, जैसे कि सामाजिक आर्थिक प्रगति लाना था, मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना था देश को, यूएसएसआर को, उन्हें। ठीक है, इसके अलावा लोकतंत्रीकरण पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया था, क्योंकि जो साम्यवादी शासन था वो तानाशाही शासन बन चुका था, जिसमें बहुत सारे कठोर नियम वगैरह थे। तो वो लोकतंत्र पर बल दे रहे थे, लोकतांत्रिक चीज़ों पर ज़्यादा बल दे रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शासन में शामिल करने पर बल दे रहे थे। तो इस नीति के तहत यही सारी चीज़ें की गई और मानव स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए ऐसी व्यवस्था करने की बात की गई थी। अब ये जो नीति थी इसके तहत क्या क्या किया गया था ये भी देख लेते हैं। पेरेस्ट्रोइका के तहत उठाए गए कदम। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए ठेके पर खेती अर्थात निजी खेती पर बल दिया गया। दूसरा, मजदूरों के वेतन को उत्पादन क्षमता से जोड़ा गया और इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही उत्पादन को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई। इस तरह निजी संपत्ति की अवधारणा को स्वीकार किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ठेके पर खेती जो होती है निजी खेती, उस पर बल दिया गया। अलग से अब निजी खेती को भी स्वीकार किया गया। इसके अलावा जो बाजार में जो सामान बेचा जाता है निजी संस्थाओं के द्वारा, निजी दुकानों के द्वारा, इस पर भी बल दिया गया। तो यहाँ पर जो निजी संपत्ति होती है उसको स्वीकार किया गया। वैसे साम्यवादी देश में क्या होता है, मेनली सार्वजनिक संपत्ति ही स्वीकार की जाती है, और यूएसएसआर तो मेनली साम्यवादी या समाजवादी नीतियों पर ही चल रहा था। तो ये थोड़ा अलग था कि वो निजी संपत्ति की अवधारणा को अब स्वीकार कर रहा था। इसके अलावा निवेश संबंधी नीति में सुधार करते हुए विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया गया। तो विदेश नीति में भी निवेश संबंधी जो विदेश नीति थी उसमें सुधार किया गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उस कोरेनी की एक नीति अपनाई गई थी और फिर पेरेस्ट्रोइका की एक नीति अपनाई गई थी गोर्बाचेव के द्वारा, जिसमें ये सारी चीज़ें की गई थी। इजी है, आ गया होगा यहाँ तक समझ में। इसके बाद आता है ग्लासनोस्त, खुलापन। ये भी नीति, ये भी सुधार कार्यक्रम ही था गोर्बाचेव का। गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ के राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित नीतियों के निर्माण में पारदर्शिता रखते हुए खुली बहस को प्रोत्साहित किया गया। वैसे गोर्बाचेव का पूरा नाम क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, अब इस नीति के अंतर्गत, खुलेपन की नीति के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, जो मतलब लोगों को मतलब प्रोत्साहित किया कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को सामने रखें। ठीक है, एक पारदर्शिता रखी, जो भी नीतियां वगैरह लागू की जाती थी उसमें पारदर्शिता रखी, उसमें कुछ छुपाया नहीं गया, खुलापन लाया गया। एक तरह से कह सकते हो लोकतांत्रिक भावना से ये चीज़ प्रेरित थी। तो खुली बहस को इसमें प्रोत्साहित किया गया था, जिसे ग्लासनोस्त के नाम से जाना गया। इसे, ये जो नीतियां थी, ये जो कार्यक्रम था, इसे ग्लासनोस्त कहा गया। इसके तहत बंद सोवियत समाज एवं अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया और लोगों को अपने विचार एवं भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ तक सिंपल है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने गोर्बाचेव की नीतियों को समझ लिया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि आखिर क्या रीज़न थे, क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ? सोवियत संघ ने शुरू से ही अपने कई सारे दुश्मन बना लिए, जैसे कि जो पूंजीवादी देश थे वो हमेशा से ही सोवियत संघ को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। ये डायरेक्टली नहीं करते थे, वो हमेशा ही सोचते थे कि सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा खत्म हो जाए। तो उसने सदा से ही अपने दुश्मन बना लिए। इसके अलावा तानाशाही शासन था। सबसे बड़ी चीज़, वहाँ की जनता असंतुष्ट थी। जनता ही संतुष्ट ना रहे तो क्या बात। जैसे कि अब चाइना है, तो चाइना को लेकर भी कई बार कहा जाता है कि वहाँ पर भी हो सकता है क्रांति हो, कई विद्वान कहते हैं। बट जब तक वहाँ की जनता संतुष्ट है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो ऐसा नहीं करेंगे। तो मेन क्या होता है कि जनता संतुष्ट होनी चाहिए। तो जनता में असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया था यूएसएसआर के अंदर। और फिर गोर्बाचेव एक बड़े नेता के रूप में, एक प्रमुख नेता के रूप में वहाँ सामने आते हैं और कई सारे सुधारवादी कार्यक्रम शुरू करते हैं, नीतियाँ लाते हैं, जिन नीतियों को अभी हमने समझ लिया। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर ये नीतियाँ यूएसएसआर के विघटन में किस तरह से इन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई, तो इसे थोड़ा समझते हैं। अब हम बात करते हैं गोर्बाचेव की नीतियों के परिणाम की, क्या कि आखिर इन नीतियों के बल पर क्या रिजल्ट आया। गोर्बाचेव द्वारा बनाई गई नीतियों ने सोवियत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाया। राजनीतिक कैदी आज़ाद कर दिए गए, बहुदलीय चुनाव प्रणाली अपनाई गई, लोगों को विदेश यात्रा की सुविधा मिली,
समाचार पत्रों को स्वतंत्रता मिली, बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाते हुए लोगों को अपने उत्पादन को बेचने की अनुमति मिली। इस तरह निजी उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि हुई। तो देखो दोस्तों, ये एक प्रमुख परिणाम था। इसके अलावा सोवियत आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर खुली बहस होने लगी। इस तरह सोवियत समाज में लोह आवरण हट गया। लोह आवरण का मतलब एक जो कठोर आवरण था, एक कठोर जो प्रतिबंध था वो हट गया। किंतु दूसरी तरफ इन नई उदारवादी नीतियों से समस्याएं भी बढ़ी। स्वतंत्रता के अधिकार को लोगों ने अपने राज्य की स्वतंत्रता से जोड़ दिया। इसी क्रम में सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खुलापन आया, जैसे कि पूंजीवाद में होता है, उदारवादी नीतियों में होता है, तो थोड़ा यहाँ पर सुधार आया। अब लोगों ने अपना जो आर्थिक क्षेत्र में जो खुलापन था, जो स्वतंत्रता थी, उसको राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ लिया। तो राजनीतिक अधिकारों की मांग और भी ज़्यादा बढ़ी और इसी क्रम में सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि गोर्बाचेव की नीतियों के ये प्रमुख परिणाम निकले। काफ़ी खुलापन आया था और काफ़ी जो लोकतंत्र में जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड की गई। स्पेशली लोगों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, बहुत सारे प्रतिबंधों को हटा लिया गया। लोगों की गतिविधियों पर जो बड़े बड़े बहुत सारे प्रतिबंध थे, विदेशी यात्राओं पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध थे, तो उनको हटाया गया, उनको कम किया गया और काफ़ी स्वतंत्रता दी गई। सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका। तो आखिर की क्या भूमिका रही थी सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की नीतियों की? सोवियत संघ के विघटन के संदर्भ में यह कहना कि इसे गोर्बाचेव ने अंजाम दिया, ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को ना समझना है। वस्तुत सोवियत संघ के विघटन के बीज तो उसकी स्थापना में ही निहित थे। एक समाजवादी शासन और उसकी आर्थिक संरचना को जीवित रखने के लिए जरूरी था कि समाजवादी संस्कृति और नीतियां व्यवहारिक स्तर पर लागू की जाएं। देखो दोस्तों, हम जब बात करते हैं ना साम्यवाद की, तो साम्यवाद ना एक पूरा का पूरा सिस्टम बताता है। साम्यवाद में साम्यवादी दल होता है, जहाँ पर साम्यवादी शासन प्रणाली होती है ना, वहाँ पर एक साम्यवादी दल होता है और फिर समाजवाद की स्थापना की जाती है, जिसमें वो दल भी खत्म हो जाता है एक बार। मतलब ऐसी सिचुएशन आती है जैसे जैसे मतलब समाज आगे बढ़ता है, समाज में जैसे जैसे समानता आती है ना, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जो साम्यवादी दल होता है वो सारी शक्तियाँ अपने हाथ में नहीं रख सकता और सब लोग बराबर हो जाते हैं। ये मार्क्स ने अपने सिद्धांत में बात कही थी। लेकिन यहाँ पर सभी नीतियों को, जो समाजवाद की जो सभी नीतियाँ होती हैं, उनको लागू किया ही नहीं गया। व्यवहारिक स्तर पर, प्रैक्टिकल लेवल पर अगर देखा जाए तो समाजवादी जो संस्कृति होती है उसको पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। तो इसलिए कहा गया कि जो सोवियत संघ का विघटन है उसके बीज तो उसकी स्थापना में ही निहित थे, किंतु सोवियत साम्यवादी शासन ऐसा करने में विफल रहा। मतलब कि वो व्यवहारिक स्तर पर पूरी तरह समाजवादी संस्कृति को लागू नहीं कर पाया। वस्तुत सोवियत नेताओं ने निर्मम दमन के माध्यम से सोवियत संघ की एकता को बनाए रखा। इस दौर में भी ऐसा नहीं था कि जनता असंतुष्ट नहीं थी। दरअसल उसे असंतोष प्रकट करने का मार्ग उपलब्ध नहीं था। गोर्बाचेव ने सोवियत अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए उदारवादी नीतियां लागू की, यानी कि खुलापन लाया, लोकतांत्रिक नीतियां लाई। इसी क्रम में वर्षों से संचित असंतोष को व्यक्त करने का मार्ग उपलब्ध करा दिया गया, जिसका परिणाम विघटन के रूप में सामने आया। तो देखो दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह कि गोर्बाचेव की नीतियों के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। ऐसा इसलिए कि सोवियत संघ के विघटन के जो बीज थे उसकी स्थापना में ही नहीं थे। पूरी तरह सोवियत संघ में, यूएसएसआर के अंदर समाजवादी नीतियों को, संस्कृतियों को, जो साम्यवादी जो दल की जो पूरी विशेषताएं होती हैं सही में, उनको लागू नहीं किया गया। इसके अलावा तानाशाही वो शासन बन चुका था और शुरू से ही विरोध प्रदर्शन होते रहे थे, लेकिन उनको तानाशाही शासकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा उनका दमन कर दिया जाता था। सेना के द्वारा क्या कर दिया जाता था, उनका दमन कर दिया जाता था। लेकिन गोर्बाचेव जब आए तो लोग उस समय भी असंतुष्ट थे, लेकिन गोर्बाचेव ने सुधार के माध्यम से लोगों को एक मार्ग दे दिया कि वो विरोध कर सकते हैं। मतलब गोर्बाचेव ने तो कई सारी स्वतंत्रताएं दे दी, कई सारी उदारवादी नीतियां लागू की, जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाया और जमकर, मतलब खुलकर लोगों ने जो इतने सालों का जो असंतोष भरा हुआ था लोगों के अंदर, उसको व्यक्त करने के लिए लोगों ने कई सारे विरोध प्रदर्शन किए।
और इसका परिणाम यही निकला कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि गोर्बाचेव ने बंद समाज को एक ही झटके में पूर्णतः खोल दिया, जहां अभी स्वतंत्रता की समझ मौजूद नहीं थी। इसी क्रम में राज्यों में सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। राज्यों ने, बहुत सारे राज्य थे ना, तो उन्होंने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी थी। वस्तुतः गोर्बाचेव की नीतियों में दोष नहीं था, बल्कि क्रियान्वयन की त्रुटियों यानी कि कमियों ने विघटन को अंजाम दिया। तो यहाँ पर जो नीतियाँ अपनाई गई थी वो गलत नहीं थी, सही नीतियाँ थी गोर्बाचेव की, लेकिन पूरी तरह उसे सही से लागू नहीं किया गया और लोग उसको समझ नहीं पाए। लोगों ने सही से भी स्वतंत्रता को समझा भी नहीं, पर लोगों को जैसे ही मौका मिला उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और कई सारे जो स्टेट थे, राज्य थे जो कि सोवियत संघ का हिस्सा थे, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, क्योंकि वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और इसी कारण से फिर सोवियत संघ का विघटन होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने सोवियत संघ के विघटन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया कि आखिर सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। जितनी भी चीज़ें थी ये सब के सब क्या थे, एक तरह के आप कारण इन्हें कह सकते हो डायरेक्टली कि ये सब क्या थे, कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब इसे आप अगर अलग से भी थोड़ा अरेंज कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर ऐसे ही लाइन वाइज भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी डिटेल में आपने यहाँ पर मेन कारणों को समझा कि आखिर क्या कारण थे सोवियत संघ के विघटन के। अब हम बात करते हैं कि आखिर सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट सामने आया। सोवियत शासन प्रणाली में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रवेश हुआ। इस तरह साम्यवाद एवं पूंजीवाद की वैचारिक टकराहट की समाप्ति हुई। देखो दोस्तों, एक परिणाम ये निकला, जो पूंजीवाद और साम्यवाद में जो लड़ाई चल रही थी, वैचारिक विचार की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, क्योंकि अब सोवियत संघ ने भी कुछ पूंजीवादी तत्वों को अपनाया था। और यही हम देखते हैं ना कि चाइना भी एक साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट देश है, लेकिन आज हम देख रहे हैं अगर हम उसकी अर्थव्यवस्था को, तो उसमें हमें पूंजीवादी गुण देखने को मिलेंगे। तो एक जो टकराहट थी, जो टकराव था दोनों ही विचारधारा में, वो खत्म हो गया। इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन से उसके महाशक्ति की मान्यता को ठेस पहुंची। परिणाम स्वरूप दो ध्रुवीय विश्व की समाप्ति हुई और एक ध्रुवीय विश्व की संकल्पना सामने आई। इस तरह अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब क्या हुआ, सोवियत संघ विघटन हो गया, वो खत्म हो गया। तो जो विश्व था, जो वर्ल्ड था, वो एक ध्रुवीय यूनिपोलर हो गया। ठीक है, अब विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई और अमेरिका ही वो महाशक्ति थी, और अब अमेरिका का प्रभुत्व पूरे विश्व में बढ़ा। और अमेरिका का प्रभुत्व ही तो था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में, मिडल ईस्ट में खुला प्रवेश किया। वहाँ के जो मतलब अफेयर्स थे, वहाँ पर जो मतलब घटनाएं हो रही थी, उनमें दखल दिया। ये अमेरिकी प्रभुत्व का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि पूर्वी जर्मनी में भी साम्यवादी शासन के विरुद्ध जन असंतोष बढ़ा और वहां भी पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था का प्रवेश हुआ। अब दोस्तों, आप जानते होंगे, जो जर्मनी था ना, वो शीत युद्ध के कारण कुछ जर्मनी की जो पश्चिमी हिस्सा था वो अमेरिका के प्रभाव में था, और जो पूर्वी हिस्सा था वो यूएसएसआर के प्रभाव में था। मतलब पूर्वी वाला जो हिस्सा था उसमें साम्यवादी शासन था, और जर्मनी का एक तरह से आप कह सकते हो कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था, और फिर बर्लिन की दीवार गिराई जाती है, जो कि दोनों ही एक जो जर्मनी था उसको बांटती थी। तो अब क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता है, तो जर्मनी क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, और वहाँ पर पूंजीवादी विचार फैलता है। इसके अलावा पूर्वी यूरोप के देशों में बहुदलीय चुनाव प्रणाली अपनाई गई। लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हुआ जिन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया। इस तरह पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप के विभाजन की स्थितियां समाप्त हुई और यूरोप का एकीकरण सामने आया। तो अब जो यूरोप था उसका एकीकरण हुआ। शीत युद्ध के टाइम पर, कोल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ कि पूर्वी यूरोप साम्यवादी यूरोप था, यानी कि साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था, वहाँ पे साम्यवादी शासन था, और पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी ही शासन था, पूंजीवादी विचारधारा ही प्रमुख थी। तो अब पूर्वी जो यूरोपीय देश थे वहाँ पर भी लोकतांत्रिक सरकारें बनी। कुल मिलाकर कहा जाए तो उदारवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा वहाँ पर फैली, और फिर से क्या हुआ, जो यूरोप था उसका एकीकरण हुआ। तृतीय विश्व के देशों के लिए सोवियत संघ का विघटन आघात पहुंचाने वाला था, क्योंकि इन देशों के
आर्थिक सामाजिक विकास के लिए आर्थिक तकनीकी सहयोग का जो आश्वासन सोवियत संघ से मिला था, अब वह समाप्त हो गया था। तो अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी, मतलब जो नए स्वतंत्र जो देश थे, जैसे कि भारत हो गया या दूसरे जो देश थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र हुए थे, जो तृतीय विश्व था, अब उसको एक धक्का सा लगा कि यार सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसका अब नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया। देखो दोस्तों, अगर सोवियत संघ होता तो क्या अमेरिका अफगानिस्तान में दखल दे पाता? नहीं दे पाता। अमेरिका ने इतने समय तक अफगानिस्तान में अपने आप को बनाए रखा, उसने इराक पर हमला किया, तो क्या ऐसा कुछ कर पाता अमेरिका? नहीं करता, क्योंकि सोवियत संघ उसका विरोध करता। तो मतलब सोवियत संघ के होने से कुछ एक पॉजिटिव प्रभाव बना रहता, कुछ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं उनके लिए कुछ जो शक्ति की बात है कि अमेरिका ही आज के टाइम पर सर्वशक्तिशाली है, तो ये जो धारणा है ये नहीं होती। हालांकि अब कई और भी शक्तियाँ आ रही है, बट फिर भी अमेरिका ही सबसे अभी भी शक्तिशाली है। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी उनको थोड़ा सा यहाँ पे आघात पहुंचा, क्योंकि उनकी जो आर्थिक तकनीकी विकास का आश्वासन सोवियत संघ से मिला था, अब वो कौन पूरा करेगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसा इसलिए ना क्योंकि सोवियत संघ, आप सोच रहे होंगे कि रूस तो कर सकता था। रूस जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है ना, तो रूस क्या करता है, रूस तो भारत जैसे दोस्तों को भी ध्यान में नहीं रखता, वो अमेरिका के क्लोज जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब रूस को भी पता चलता है कि अमेरिका अब हम पे ध्यान नहीं दे रहा है इतना, पहले तो वो चाहता था कि सोवियत संघ का विघटन हो जाए, वो कई सारी नीतियाँ भी पेश कर रहा था, लेकिन जब विघटन हो जाता है, रूस सामने आता है, तो रूस पर इतना ध्यान नहीं देता। फिर वापस से रूस अपने जो पुराने सहयोगी थे, दोस्त थे, उन पर ध्यान देना शुरू करता है। शुरू शुरू में तो वो भी थोड़ा सा जो भारत जैसे जो दोस्त थे रूस के, यूएसएसआर के, उसको अनदेखा करता है। लेकिन फिर बाद में दोबारा से दोस्ती, मतलब वो दोस्ती थोड़ी सी जो करवाहट आ रही थी वो खत्म हो जाती है, फिर वो पुराने दोस्तों पर दोबारा से ध्यान देना शुरू करता है। तो यहाँ तक आपको आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर क्या परिणाम निकला, किस तरह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब बात करते हैं कि आखिर शीत युद्ध का विघटन कैसे, मतलब शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। तो दोस्तों ये जो कारक थे, जो सोवियत संघ के विघटन के कारक थे, यही कारण, यही जो कारण है, ये भी शीत युद्ध के कारण में आप इन्हें लिख सकते हैं बना बनाकर। अगर कुछ ओरली में अगर आपको बताऊं, हिंट दूं, तो यही दे सकता हूं कि अब विश्व में सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में सोवियत संघ का विघटन हो गया, मतलब एक जो महाशक्ति थी वो खत्म हो गई और अपने आप ही फिर शीत युद्ध का अंत हो गया। एक चीज़ ये हो गई। इसके अलावा सोवियत संघ ने भी साम्यवादी जो विचारधारा थी उसमें भी कुछ पूंजीवादी तत्वों को डाला और फिर सोवियत संघ का विघटन भी हो गया, और इसी कारण से जो वैचारिक टकराव था साम्यवाद का और जो पूंजीवाद का, वो खत्म हो गया। और शीत युद्ध तो विचारधारा के ही टकराव पर ही आधारित था, और इसीलिए फिर शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। और अब जो रूस था वो भी, एक और कारण अगर बताऊं तो जो रूस था वो भी अब अमेरिका के साथ आना चाहता था, वो भी अब पश्चिमी देशों से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता था, इसलिए भी दोनों ही देशों के बीच टकराव खत्म हुआ और फिर क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो गुट निरपेक्षता आंदोलन था उसने भी एक प्रमुख भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने सदैव ही शीत युद्ध का विरोध किया, किसी भी गुट में कई सारे देशों को शामिल ना होने दिया। मतलब गुट निरपेक्ष देशों को, मतलब जो देश किसी ग्रुप में शामिल हो रहे थे, महाशक्ति में शामिल हो रहे थे, उसका विरोध किया। तो शीत युद्ध की राजनीति पर एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि शीत युद्ध का अंत हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने कई सारे देशों को शीत युद्ध की राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया, तो इसके भी एक अहम भूमिका रही थी। तो इस तरह दोस्तों आप कई सारे कारण लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा बनाकर, ये जो मैंने बताया यही आप थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हो। बाकी यहाँ तक जो सोवियत संघ का विघटन है, शीत युद्ध की जो समाप्ति है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है। और टाइम को भी ध्यान में रखते हुए हमें यहीं तक इस चैप्टर को रखना चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, इतना ठीक है। जितने भी चैप्टर है ना यहाँ पे आपको, आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर, शीत युद्ध नॉर्मली, और फिर उसका विघटन, सोवियत संघ का, यूएसएसआर का विघटन, उसके परिणाम, गोरबाचेव की नीतियाँ वगैरह, ये जो कुछ भी हम अभी तक हमने पढ़ा है, जितने भी जो चैप्टर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप सारे चैप्टर को देख लेते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से आपके माइंड में समझ बन जाएगी और फिर आप अपना आंसर काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी, और यहाँ हमने आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।